3 BHK का ससुराल। भोपाल शहर में गंगा देवी अपने पति परमानंद के साथ रहती थी। उसके परिवार में उन 2 लोगों के अलावा 5 लोग और थे। उसका बड़ा बेटा राजीव, छोटा बेटा संजय, एक बेटी मेनका, बड़ी बहू शांति और छोटी बहू गौरी। ये 7 लोग अपना सुखी जीवन बिता रहे थे, लेकिन इनको बस एक ही चीज़ की दिक्कत थी, और वो दिक्कत ये थी कि इनका घर बहुत अंदर गलियों में था, बिल्कुल डेड एंड पर, और इनके आसपास ऊंचे ऊंचे मकान थे। हे भगवान, मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या हुआ बहू, क्यों परेशान है? अरे क्या बताऊं आपको माँ जी। अरे जो हुआ है वही बताएगी ना, और क्या फलों के रेट बताएगी मुझे? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, मेरी पर्सनल बात है, मैं मैनेज कर लूँगी, आप फिक्र ना करो। हाँ, बढ़िया आई पर्सनल वाली। ठीक है, जो करना है करती रहे। गंगा देवी अपने कमरे में चली गई। तभी वहाँ गौरी की जेठानी शांति आई। क्या हुआ गौरी, क्यों परेशान हो? माँ जी को नहीं बता सकती, पर मुझे तो बता दो। एक्चुअली वो क्या है ना शांति दीदी, मैंने एक चीज़ ऑर्डर करी थी, तो उसकी आज डिलीवरी होने वाली है। ओके, तो दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? अरे ये कहो कि दिक्कत ही दिक्कत है। डिलीवरी वाला मुझे 3 बार फ़ोन कर चुका है कि कहाँ आना है। मैं उसे कैसे बताऊं कि कहाँ आना है? मुझे तो आज तक खुद अपना ये पता याद नहीं हुआ। इतनी गलियां और इतने मोड़ हैं, और हमारा घर बिल्कुल आखिर में पड़ता है। बेचारा आते आते भूल जाएगा कि वो यहाँ आया क्यों था। हाँ, ये बात तुमने बिल्कुल सही कही, लेकिन ये उसकी जॉब है तो आना तो उसे पड़ेगा। लाओ मैं बात करती हूँ। गौरी ने शांति को फ़ोन लगा कर दिया और उसने डिलीवरी वाले को पता समझा दिया। आखिरकार गौरी का सामान डिलीवर हो ही गया और उसने चैन की सांस ली। घर ऐसी जगह होने की ये तो एक दिक्कत थी ही, पर इसके अलावा उन्हें रोज़ कोई ना कोई दिक्कत होती रहती थी। जैसे एक दिन गौरी कपड़े धोने जा रही थी, तभी गंगा देवी वहीं आती हैं और कहती हैं, अरे बहू सुन तो। जी माँ जी कहिए। तू अपने कपड़े धोने जा रही है ना, तो मेरे भी कपड़े धो देना। कल सुबह मुझे कहीं जाना है और ये नीली साड़ी पहननी होगी। ठीक है माँ जी, दे दीजिए। गौरी ने गंगा देवी और अपने कपड़े एक साथ वॉशिंग मशीन में डाल दिए। कपड़े धोकर उसने उन्हें ड्रायर में सुखाने की कोशिश की, लेकिन कपड़े अच्छे से सूखे नहीं। हे भगवान, ये ड्रायर भी ना आधा अधूरा काम करता है। अब इन्हें छत पर डालना पड़ेगा। गौरी कपड़े लेकर छत पर चली गई और वहाँ कपड़े डाल दिए। हालांकि वहाँ भी धूप तो नहीं आती थी, लेकिन उसने सोचा कम से कम हवा से तो सूख ही जाएंगे। फिर जब शाम हुई तो गंगा देवी ने गौरी से कहा, गौरी सुन रही है क्या बहू? जी माँ जी, आ रही हूँ। अरे बहू, मेरे कपड़े उतार कर ला दे, कल सुबह मुझे जल्दी जाना है। जी माँ जी। गौरी छत से कपड़े लेकर आई, पर वो अभी भी गीले थे। हे राम, ये तो अभी भी गीले हैं। ये क्या किया तुमने? इतने गीले कपड़े क्यों हैं? माँ जी, अब मैं क्या करूँ? छत पर भी धूप नहीं आती, ये कपड़े कैसे सूखेंगे? हाय राम, अब मैं कल क्या पहनूंगी? तभी शांति वहाँ आई और उसने मसले को संभाल लिया। माँ जी लाओ, मैं इन्हें प्रेस करके सुखा देती हूँ। शांति ने गंगा देवी साड़ी प्रेस करके सुखा दी, जिससे गंगा देवी को थोड़ी राहत मिली। इसी तरह एक दिन जब डिनर का समय हुआ, मेनका ने अपनी भाभी से पूछा, भाभी खाना तैयार हुआ है? खाने का समय हो गया क्या? भाभी, शाम को 9:30 बज रहे हैं और आपको पता है हम लोग के यहाँ 9 बजे खाना खाया जाता है। हे भगवान, समय का तो बिल्कुल पता ही नहीं चला। दोपहर के बाद कब शाम हो गई, कुछ समझ में ही नहीं आया। तुम्हें तो ऐसे ही कुछ समझ में नहीं आता। गलती गौरी की नहीं है देवर जी, वो सही कह रही है। यहाँ इतनी अंधेरी जगह है कि पता ही नहीं चलता कब सुबह हुई, कब दोपहर और कब शाम। ये क्या हो रहा है? खाना क्यों नहीं बना अब तक? हाँ भाई, पेट में चूहे कूद रहे हैं। अभी बना देते हैं, समय का ना बिल्कुल पता नहीं चला। आई एम सॉरी। तुम लोग खाना बनाने के लिए अलार्म क्यों नहीं लगा लेती? आखिरकार दोनों बहुओं ने जल्दी जल्दी खाना बनाया। खाना देर से तैयार हुआ, लेकिन तब तक सबके चेहरे गुस्से से लाल हो चुके थे। दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। जी। एक शाम संजय दफ्तर से लौटकर घर आया। थका हुआ चेहरा, ढीली पड़ी टाई और कंधे पर बैग। वो कमरे में दाखिल हुआ तो गौरी कपड़े तय कर रही थी। अरे भाई, मेरी बीवी तो बड़ी मेहनती है, पर मैं सोच रहा हूँ आज ये मेहनत छोड़कर मेरे पास आकर बैठो। क्या चाहिए आपको? तुम्हारा साथ। आओ ना, बैठो ना। चलो आज कुछ दिल की बातें करते हैं। गौरी ने कपड़े किनारे रख दिए और उसके पास बैठ गई, पर उसके चेहरे पर खुशी की जगह एक अजीब सी उदासी छाई हुई थी। क्या हुआ, इतनी उदास क्यों? ऑफिस से लौटते ही तुम्हें हंसता हुआ देखने की आदत है मुझे। क्या बताऊं संजय, ये घर, ये मोहल्ला, ऐसा लगता है जैसे किसी जेल में रह रही हूँ।
न कोई आता है, न कोई आवाज़ सुनाई देती है। पूरा दिन बस अकेले पड़ी रहती हूँ। कोई खिड़की खोलो तो दीवारें दिखती है। अगर हमारा घर किसी खुली सड़क पर होता तो कम से कम गाड़ियों का शोर तो सुनाई देता। हाँ, ये बात तो सही है, पर क्या करें, घर तो यही है। अब अपना मैं क्या करूं? आपसे कुछ नहीं होगा, खाना खाकर बस सो जाइए आप। संजय ने थोड़ी देर समझाने की कोशिश की, पर गौरी के गुस्से ने उसे भी चुप करा दिया। वो बेड पर लेट गया और धीरे धीरे सो गया। अगले दिन दोपहर में सभी लोग किसी न किसी काम से बाहर चले गए। घर में सिर्फ मेनका थी जो कि सो रही थी। जैसे ही उसकी आंख खुली, उसने देखा कि घर में सन्नाटा पसरा हुआ है। उसने इधर उधर देखा पर कोई नजर नहीं आया। अरे ये सब कहाँ चले गए? कोई है? मम्मी, भैया, कोई सुन रहा है? हे भगवान, ये लोग मुझे अकेला छोड़ गए क्या? मेनका ने एक एक कमरे में झांक कर देखा। अचानक उसे अपने कमरे से अजीब सी आवाज़ें सुनाई दी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डरते हुए उसने कमरे का दरवाज़ा खोला। कौन है? बाहर आओ। अचानक वो आवाज़ और तेज हो गई। मेनका डर के मारे बाहर की तरफ भागी, लेकिन तभी सभी घर वाले लौट आए। मेनका राजीव से सीधा टकरा गई। अरे क्या हुआ, इतनी घबराई हुई क्यों? कमरे में कोई है। क्या? कमरे में? चलो देखते हैं। राजीव और संजय कमरे में गए। वहां से वही अजीब आवाज़ें आ रही थी। जब उन्होंने गौर से देखा तो पता चला कि वो एक चूहा था। अरे मेनका, ये तो चूहा है। इतने से छोटे से चूहे से डर गई तू? छोटा चूहा तो तुम्हें लग रहा है, मैं तो डर के मारे मर ही गई थी। तुम लोग मुझे अकेला छोड़कर चले गए। अरे ठीक है, बैठ जा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। शांति ने मेनका के लिए चाय बनाई और उसे समझाया। मेनका थोड़ी देर में शांत हो गई, पर गौरी के मन में एक नई बात आ गई। उसने सोचा कि अगर किसी दिन उसे इस तरह अकेले रहना पड़ा तो वो क्या करेगी। उसे ये घर और भी बुरा लगने लगा। अगले दिन उसने मौका देखकर गंगा देवी से बात की। माँ जी, एक बात कहूँ? बोलो, क्या बात है? माँ जी, आपने देखा ना कल मेनका के साथ क्या हुआ? अगर हमारा घर किसी खुली जगह पर होता तो शायद ऐसा नहीं होता। यहाँ तो हर वक्त सन्नाटा छाया रहता है, न धूप आती है न ताज़ी हवा। बात तो तू सही कह रही है। उस दिन मेरे कपड़े भी नहीं सूखे थे। कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ, मैं यही तो कहना चाह रही थी। अगले दिन डिनर के समय गंगा देवी ने ये मुद्दा उठाया। जी, मुझे ना आपसे एक बात करनी है। क्या हुआ? बताओ, क्या बात है? मुझे लगता है कि हमें ये घर बदल लेना चाहिए। कोई खुली जगह पर घर ले। यहाँ तो परेशानियाँ ही परेशानियाँ हैं। मम्मी, अचानक ऐसा क्यों? क्या दिक्कत है यहाँ? दिक्कत ही दिक्कत है। यहाँ ना धूप आती है ना हवा। कल मेनका कितनी डर गई थी, वो तो कुछ नहीं। लेकिन ये हमारा घर है, इसे छोड़ना आसान नहीं होगा। अरे तुम लोग समझते क्यों नहीं हो? अगर हमारा घर खुली जगह पर होता तो ऐसी दिक्कतें नहीं होती। और ऐसा तो लगना चाहिए कि हम इंसानों के बीच रह रहे हैं। सही बात है। एक लंबी चर्चा के बाद घर के सभी मर्द मान गए कि उन्हें नई जगह पर घर देखना चाहिए। लेकिन तभी संजय बोला। अरे शांति भाभी, आप भी तो कुछ बोलिए। आपने अपनी कोई राय नहीं बताई। मैं क्या बताऊं? मेरे हिसाब से तो ये घर ठीक ही है, क्योंकि आप कहीं भी चले जाओ कोई ना कोई दिक्कत तो हर घर में रहेगी। हमें एडजस्ट करना आना चाहिए। अरे बहू, तू तो रहने दे। हम अच्छे खासे सही घर में शिफ्ट होने जा रहे हैं और तू बीच में कूद पड़ी। हाँ दीदी, प्लीज़ आप चुप रहो ना। सीरियसली, क्योंकि मैंने जो एक्सपीरियंस किया है ना, वो आपने नहीं किया। उस दिन मैं डर के मारे मरते मरते बची हूँ। अरे मैं आप लोगों को नया घर लेने से थोड़ी ना रोक रही हूँ। मैं तो बस अपनी राय बता रही हूँ, क्योंकि देवर जी ने पूछा। उसके कुछ दिन बाद उन लोगों ने एक नया घर ले लिया, जो कि बिल्कुल मेन रोड पर था। पर यह घर काफ़ी खुला खुला था। गृह प्रवेश के बाद सब काफ़ी खुश थे। रिश्तेदारों ने तारीफों के पुल बांध दिए थे। गंगा देवी, मेनका और गौरी ने एक दूसरे को ऐसे देखा मानो कोई युद्ध जीत लिया हो। पर असली कहानी तो अब शुरू होनी थी। अगली सुबह सूरज की किरणें सीधे खिड़की से अंदर आ रही थी। कमरों में तेज रोशनी भर चुकी थी। अरे ये क्या भला है, इतनी तेज धूप। ये घर तो धूप से भी तप रहा है। मम्मी, ये तो जेल जैसा लग रहा है। सुबह सुबह नींद खराब हो गई। ये घर लिया है या तंदूर? इतनी गर्मी में तो जल ही जाएंगे। शांति, जो पहले से उठ चुकी थी, चाय बनाते हुए बोल पड़ी। अब रोशनी आई तो गर्मी भी तो आएगी ना। नया घर है, थोड़ा तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। गौरी ने झुंझलाते हुए जवाब दिया। शांति भाभी, आप हमेशा ना नसीहत देने लगती हैं। थोड़ा प्रैक्टिकल भी हो जाइए ना।
दिन जैसे जैसे बीतने लगा, धूप और गर्मी दोनों बढ़ती गई। इस घर में तो चैन ही नहीं है। पुराना घर ठंडा था, यहाँ तो सब कुछ जल रहा है। सच में मम्मी, इतनी रोशनी है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मोबाइल की ब्राइटनेस बढ़ा दी हो। फिर शाम का समय आया। गौरी अपने कमरे में बैठी किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। हेलो हेलो, क्या कहा आपने? हेलो, आवाज़ नहीं आ रही है। ट्रैफिक के शोर के कारण बात समझ में नहीं आ रही थी। गुस्से में उसने फ़ोन पटक दिया। एक गाड़ियाँ वाले बस पो 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 करते रहते हैं। क्या हुआ बेटा, इतनी चिड़चिड़ी क्यों हो रही है? माँ जी, यहाँ तो फ़ोन पर बात करना भी मुश्किल है। बाहर का शोर इतना है कि कुछ सुनाई नहीं देता। सही कह रही हो, ये ट्रैफिक का शोर भी ना बड़ा बेहुदा है। मेनका भी बगल वाले कमरे से आकर बोली। सच में, मैं तो शांति भाभी से कुछ बात कर रही थी, लेकिन ये हॉर्न और गाड़ियों का शोर सुनकर मेरा सर दर्द करने लगा। फिर रात का समय हुआ। सब अपने अपने बिस्तर पर लेट गए, लेकिन चैन की नींद किसे नसीब थी। गाड़ियों की आवाज़ें, हॉर्न की चीखें और ट्रकों का पॉम पॉम कमरे में गूंज रहा था। ये कौन सा घर लिया है? यहाँ तो रात भर ट्रकों की बारात निकलती रहती है। दिमाग खराब हो गया है। अरे मम्मी, आपको तो पहले से ही पता था ये रोड के पास है, अब करिए एडजस्ट। संजीव भैया, ये एडजस्टमेंट नहीं है, ये सज़ा है। मैं तो पागल हो जाऊंगी यहाँ। अब जो भी है यही है, सहना पड़ेगा। सह तो रही हूँ, और क्या कर रही हूँ? गौरी ने कानों में रुई ठूसते हुए कहा। ये कौन सा घर है जहाँ रात रात भर जागना पड़े? मुझे तो अपने पुराने घर की याद आ रही है। कम से कम वहाँ शांति तो थी। अब समझ में आया मैंने क्यों कहा था कि हर जगह समस्या होती है। नया घर लिया तो नई समस्याएं भी साथ आई। शांति, तुझे तो हमेशा सब कुछ ठीक ही लगता है। अब ये मत कहना कि ये शोर भी अच्छा है। शांति को हंसी आ गई और वो बोली, माँ जी मैंने ऐसा कब कहा? बस इतना कह रही हूँ कि पहले सोच समझ कर कदम उठाना चाहिए था। अब भुगतो। रात भर किसी को नींद नहीं आई। सब एक दूसरे को कोस रहे थे। उस रात किसी की नींद पूरी नहीं हुई। ट्रकों का शोर, गाड़ियों के हॉर्न और सड़कों पर चलने वाले लोगों की आवाज़ों ने सबकी रात खराब कर दी। सुबह हुई तो सबका मूड पहले से ही खराब था। सबके चेहरे थके हुए थे और किसी में बात करने की भी ताकत नहीं थी। पर जल्द ही ये थकान चिड़चिड़ाहट में बदल गई। अब तो हद हो गई, रात भर सो ही नहीं पाए और सुबह की ये कर्कश धूप। आखिर क्यों बदला घर? मुझे तो पहले ही पता था यहाँ रहना मुश्किल होगा। भुग तो अब। तुम्हें पहले से पता था तो यहाँ क्यों लेकर आ गई हमें? खुद इतना जिद करके यहाँ लाई हो और अब बातें बना रही हो। अरे क्या अरे? अरे आप लोग लड़ो मत। पर ये बात तो सच है कि ये घर हमारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। रात भर शोर सुनकर तो सिर दर्द होने लगा। संजय सबकी चिड़चिड़ी बातों को सुनते हुए बोला। गौरी, चाय कहाँ है? मेरा सर दर्द से फट रहा है और तुमने अभी तक चाय नहीं बनाई। तो मेरे भी तो सर में दर्द हो रहा है, आज आप खुद बना लो चाय। अरे बहस बंद करो, ऑफिस के लिए देर हो रही है। शांति, गौरी, नाश्ता करवाओ तुम दोनों, फिर हम जाएं। गौरी और शांति पैर पटकते हुए किचन में चली गई और नाश्ता बनाकर लाई। संजय और राजीव ने नाश्ता करके अपने अपने बैग उठाए और अपनी पत्नियों से थोड़ी बहस के बाद गुस्से में ऑफिस चले गए। घर में गुस्से और निराशा का माहौल बन गया। दोपहर का समय हुआ तो राजीव के ताऊ आ गए। अरे वाह वाह, नया घर तो बहुत अच्छा है। अब हमारे लिए आना भी आसान हो गया। पुराना घर तो बहुत अंदर था। हाँ भाई साहब, अब सब यहीं मिल बैठ सकते हैं। ताऊ कुछ देर बाद चले गए, लेकिन उनके जाते ही राजीव की चाची आ गई। अरे यहाँ पहुँचना तो बहुत आसान है, सीधा रिक्शा मिल जाता है। भाभी, तुमने बहुत अच्छा किया यहाँ घर लेकर। हाँ, पर थोड़ी गर्मी और शोर है। अरे ये सब तो चलता रहता है। चाची भी अपनी बातों का पिटारा खोलकर चली गई। शाम हुई तो राजीव की मौसी आ गई। बार बार चाय बनाने से गौरी और शांति परेशान हो गई। शांति दीदी, अब मैं और चाय नहीं बना सकती। घर तो मेहमानों का अड्डा बन गया है। गौरी, सब रिश्तेदार हैं, थोड़ा सहन कर लो ना। पर सच कहूँ, परेशान तो मैं भी हो गई हूँ। जो मेनका हमेशा अपने कमरे में छुपी रहती थी, उसे भी अब मेहमानों के पास बैठना पड़ रहा था। अरे यार, ये मेहमान आना कम बंद हो गए। फिर मैं जाकर अपने कमरे में बैठकर मोबाइल चलाऊं। रात हुई और सब सोने चले गए कि राजीव के दादी और दादा आ गए। अरे माँ, पिताजी आप, ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे बाप रे, अब ये लोग भी आ गए। चैन की नींद तो बिल्कुल हराम हो गई है। सबने बाहर से तो मुस्कुराकर उनका स्वागत किया, लेकिन मन ही मन घर को कोसने लगे। अगले दिन जब सब अपने अपने काम में व्यस्त थे तो एक अनजान मुसाफिर आ गया।
भाई साहब मेरी बाइक खराब हो गई है, ज़रा आपका टूल बॉक्स मिल जाएगा क्या? अब ये क्या मुसीबत है। अब ठीक है देता हूँ, पर जल्दी वापस करना। मुसाफिर के बाद और भी कई लोग मदद मांगने आने लगे। कभी किसी की गाड़ी खराब होती, कभी कोई पानी मांगने आ जाता। सड़क के पास होने के कारण मदद मांगने वालों की कतारें लगती गई। अब ये क्या नया तमाशा है, यहाँ तो सुकून का नाम ही नहीं है। यह सब ना तेरे चक्कर में हो रहा है। तू ही थी जो घर बदलने के पीछे पड़ी थी। अरे मम्मी, अब गौरी को क्यों कोस रही हो? घर तो हमने सबकी मर्जी से बदला है, अब हम सबको भुगतना पड़ेगा। सच में शांति सही कह रही थी, जो है उसी में खुश रहना चाहिए। परेशानियां तो हर जगह होती है। गंगा देवी, मेनका और गौरी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने शांति से माफ़ी मांगी। शांति, हमने तुझे उस दिन बहुत कुछ सुनाया था, माफ़ कर दे बेटा। अरे माँ जी, इसमें माफ़ी मांगने की क्या बात है। मैं तो बस ये कह रही थी कि हर जगह कुछ न कुछ समस्याएं होती ही हैं। भाभी अब चलो वापस पुराने घर, वहीं सब ठीक था। गौरी, वहाँ भी तो समस्याएं थी। अब बार बार घर बदलने का कोई मतलब नहीं है। यहीं रहो और एडजस्ट करो। आसपास के लोगों को देखो, सब यहीं रह रहे हैं ना, और खुश भी हैं। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सच है। उस दिन सबने एक बड़ा सबक सीखा। अब उन्होंने फैसला किया कि जहाँ है वहीं खुश रहेंगे। धीरे धीरे सबने नए घर की समस्याओं से तालमेल बिठाना शुरू कर दिया और शिकायत करना छोड़ दिया।